अस्सलाम दोस्तों, आज हमारी काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और आज का हमारा टॉपिक है ICAW का जो पाथवे आई कैप ICAI यानी इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान और इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स एंड ACC के मेंबर्स के लिए जो एक पाथवे अवेलेबल है जिससे वो ICAW के मेंबर्स बन सकते हैं। इसको हम आज डिस्कस करेंगे अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जो कि हमें ज्वाइन करेंगे, मसूद अहमद कुरैशी साहब, और उनसे डिस्कस करते हुए हम ये करेंगे कि कैसे इसको परसू करना चाहिए, क्या बेनिफिट है इसके, प्रोसीजर क्या है और एग्ज़ाम या असेसमेंट किस नेचर की होती है। तो ये सब हमारा आज का डिस्कशन होगा। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस EOE जो है, इस पर आप ज़रा कुछ विजिबिलिटी दें कि आप बोलेंगे ये एक हफ्ते से लेकर एक साल इतनी बड़ी वेरिएशन है कि एक हफ्ते में भी कर रहे हैं लोग और एक साल में भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कंफर्ट लेवल होता है। कुछ लोग देखते हैं कि तो बहुत आसान है, तो हो सकता है। तो इसका ज़रा आइडिया देंगे कितने इसमें क्वेश्चंस होते हैं, किस नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, और फिर आपसे रेट सवाल कि एज अ मेंटोर आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसमें जो एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है, जो मैंने पहले आपको पूरा प्रोसेस बताया, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है। इट इज अवेलेबल ऑन ICAW वेबसाइट। ठीक है, इट इज अ नॉर्मल डॉक्यूमेंट, वर्ड फाइल होती है। इसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, जिसमें से जो फर्स्ट 4 सेक्शंस होते हैं उसमें हर सेक्शन में 2 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और जो 5th क्वेश्चन होता है उसमें एक ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, इट इज अ नॉर्मल वर्ड फाइल। ठीक है, अच्छा, इसमें होता यह है कि इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इशू। ठीक है, आप कोई ऐसे 2 सिनेरियोज बताओ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो आपका आता है, उसमें आता है कि आपको ऐसे 2 सिनेरियो बताए जिसमें आपने कोई इशू को आइडेंटिफाई किया हो। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1.1 एंड 1.2। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट का। इसके बाद जो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो कि एनालिसिस ऑफ द इशू। ठीक है, इसमें एनालिसिस, आपने एनालाइज कैसे किया उस इशू को। ठीक है, सो देयर आर इशू को जो वन में बताया, उस जी इशू को जो वन में बताया है। नहीं, ये डिफरेंट इट इशू। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं, 100% आपके जो आप यू विल डेवलप टोटल 9 सिनेरियोज। आपके 9 के 9 सिनेरियोज आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। यू विल नॉट लिंक। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया है उसको आप सेकंड क्वेश्चन में उसी को ही एनालाइज कर रहे हो और फिर फर्दर क्वेश्चन में उसको ही आप उसके ऊपर कोई एडवाइस दे रहे हो। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो इसमें बेसिकली देयर आर टोटल 9 overall 9 scenarios you will develop and you will cover two scenarios in each year. ठीक है, आप 2 सिनेरियोज एक साल में कवर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाउ यू आर सबमिटिंग इन मई 2024 फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो आपका जो पीरियड स्टार्ट होगा वो होगा मई 2019 से लेके अप्रैल 2024 तक का। ये आपका 5 साल का आपका पीरियड बन रहा है। तो आपने जो सिनेरियोज डेवलप करने हैं वो आपने जो फर्स्ट ईयर का होगा उसमें 2 सिनेरियोज डेवलप करोगे, सेकंड ईयर में 2, थर्ड ईयर में 2 और इसी तरह। ठीक है, किसी एक साल में वो आपकी मर्जी है, आप एक सिनेरियो डेवलप करोगे। ठीक है, अच्छा, तो एक और सवाल। इसको इस आपने तरह 1A हाँ, आपने 1A और 1B में बताया कि उसमें आइडेंटिफिकेशन है, तो क्या दोनों में आइडेंटिफिकेशन है या 1A और 1B में भी कोई फर्क है? नहीं, एज फार एज द रिक्वायरमेंट इज कंसर्न दोनों में कोई फर्क नहीं है। 1.1 में टेक्निकली कोई फर्क नहीं है, बट आपके जो दोनों सिनेरियोज होंगे वो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंट सिनेरियोज रखने हैं। दोनों में ठीक है, जो 1.1 इशू बताना है 1.1 में भी 1.2 में भी, लेकिन आप बोले 2 डिफरेंट सिनेरियोज हो। 2 डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। मैं अभी थोड़ा सा इसको डिटेल में आऊंगा वन बाय वन, तो फिर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन, कुछ एग्जांपल्स भी दे सकता हूं उसमें। ठीक है, उसमें आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जो फोकस करोगे तो आप आइडेंटिफाई, फिर मैं एक स्ट्रक्चर बता दूं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन होता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इशू, जिसमें आपके 2 सिनेरियोज होंगे। एक, आपकी रिक्वायरमेंट सेम होगी दोनों क्वेश्चंस की, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन डिफरेंट, आप सिनेरियोज, 2 डिफरेंट सिनेरियोज लेकर आप उसको एक्सप्लेन करोगे। फिर आप आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप इश्यूज को एनालाइज करते हो। ठीक है, इसमें अगेन 2 डिफरेंट सिनेरियोज, लेकिन
जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें दो डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। फॉर एग्जांपल जो 2.1 है उसमें आपको टेक्निकल नॉलेज और बिजनेस नॉलेज अप्लाई करोगे, ठीक है, 2.1 में। और 2.2 में आप जब फोकस करोगे आपको न्यूमेरिक टेक्निक पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। फिर जो आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आओगे तो आपके पास दो सिनेरियोज आपने डेवलप करने हैं जिसमें आपने कोई प्रोफेशनल जजमेंट यूज की हो, ठीक है। आपने कोई प्रोफेशनल जजमेंट यूज की हो दो सिनेरियोज में। आप उसमें एक सिनेरियोज आप फॉर एग्जांपल यू हैव टू ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल आपके पास आप एक नॉर्मल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो और आपने एक ईआरपी पे जा रहे हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो आपने क्या प्रोफेशनल जजमेंट यूज किया, हमें कौन से ऑप्शन पे ज्यादा जाना चाहिए, ठीक है। ये 3.1 आ जाता है। तो जो 3.2 होता है उसमें आप फोकस करते हो। 3.2 में आपका फोकस होता है कि आपने इश्यूज को प्रायोरिटाइज कैसे, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कैसे किया, आपने क्या प्रोफेशनल जजमेंट ली, ये टास्क मैंने पहले करना है, ये मैंने सेकंड करना है। मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो आपके दो सिनेरियोज होंगे एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल जजमेंट पे, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आप इसमें थोड़ा सा फेसबुक में ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन है कि आप लैपटॉप स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते हो। नॉर्मली मैं जब स्टूडेंट के साथ सेशंस करता हूँ ना, तो फ्री कंसल्टेशन सेशंस भी मैं करता हूँ स्टूडेंट के साथ, तो उसमें मैं अपनी लैपटॉप की जब स्क्रीन शेयर करता हूँ तो वो एक एक स्टेप्स मेरे सारे उनको मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ, तो इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली। लेकिन ड्यू टू सम लिमिटेशन मैं मोबाइल पे शेयर नहीं कर सकता स्क्रीन को, ठीक है। तो इसमें फिर वो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था तो एक एक क्लैरिटी आती जाती है, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन इज डेवलपिंग एडवाइस, ठीक है। आप कोई एडवाइस देते हो, ठीक है। इसमें भी दो सिनेरियोस 4.1 और 4.2, ठीक है। आप कुछ सिनेरियोस बताते हो जिसमें आपने कोई एडवाइस दी हो स्पेसिफिकली अपने क्लाइंट को या अपनी सीनियर मैनेजमेंट को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, उसमें आप कोई एथिकल मैटर बताते हो कि मैंने एथिकल मैटर को डील कैसे किया, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। सो दीज आर द टोटल 5 सेक्शंस, 4 सेक्शंस, हर सेक्शन में 2 सिनेरियोज हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में एक सिनेरियो है। अब हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इन अ सेंस आएंगे कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू ये मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 एक कुछ मैं आप 5 सिनेरियोज बताने के बाद में कुछ रिक्वायरमेंट्स जो आईसीडब्ल्यू रिक्वायरमेंट, एक तो ये कि एक साल में 2 सिनेरियोज होंगे। दूसरा, इसमें आपस में इंटरलिंकेज कुछ नहीं होगा, सब सिनेरियोज आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, सब सिनेरियोज, ठीक है। हर सिनेरियो जो 9 सिनेरियोज हैं वो आपने मिनिमम 500 वर्ड्स रखने हैं और मैक्सिमम 600 वर्ड्स रखने हैं। मिनिमम 500 और मैक्सिमम 600, ठीक है। सो देयर आर टोटल 9 सिनेरियो, सो मिनिमम आपके 4500 वर्ड्स बन जाते हैं और मैक्सिमम आपके 5400 बन जाते हैं। लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि आप 450 लिखोगे तो आप फेल कर दिए जाओगे, या आप 650 लिखोगे तो आप फेल कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन इट इज अ सजेस्टेड अप्रोच कि आप एक पूरे सिनेरियो को जब एक्सप्लेन कर रहे हो, एक पूरा उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हो, उसके प्रोसेस को बता रहे हो, फिर उसको प्रॉपर्ली कंक्लूड कर रहे हो, तो उसमें आइडियल सिचुएशन में आपके 500 वर्ड्स यूज हो जाते हैं। लेकिन इफ यू आर वेरी एक्सपर्ट, अगर आप इसको 450 वर्ड्स में भी कंक्लूड कर लेते हो तो दैट इज एक्सेप्टेबल बाय आईसीडब्ल्यू, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 200 वर्ड्स में पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन कर दो, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और इफ इट डजंट मीन कि आप 1000 वर्ड्स में एक्सप्लेन करो किसी भी। सो दे हैव प्रोवाइडेड सम, इसमें थोड़ा सा उन्होंने एक इंटरलिंकेज नहीं होना चाहिए, एक इसकी 400 to 600, इसकी 500 to 600। तो इसमें एक ये कि इसमें आपका रोल बहुत एक्टिव होना चाहिए। सारे सिनेरियोज में आपने कुछ जेनेरिक बातें नहीं करनी। व्हाट यू स्पेसिफिकली डिड, आपने क्या किया, मैंने आई आइडेंटिफाइड दैट, आई रिव्यूड दैट, आई कंपेयर्ड, आई नोटिस्ड, आई डिस्कस्ड, आई एडवाइज्ड, आई रिकमेंडेड। आपका अपना रोल बहुत एक्टिव होना चाहिए। इसमें ऐसा सिनेरियो हो सकता है, मेरा जो रोल था, जो आपने जो सिनेरियो चूज कर रहे हो उसमें आप देयर इज एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपका अपना रोल एक्टिव नहीं था, आप टीम लीड नहीं थे, आप टीम मेंबर थे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। एग्जामिनर ये कह रहा है कि आपके जो टीम लीड थे उन्होंने क्या किया, या आपकी टीम ने या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, दैट डजंट मैटर। आपने क्या किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप टीम मेंबर हो, आप एक जूनियर, एक बिल्कुल मिनिमम टास्क है, आपका क्या रोल है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट नॉर्मली वो एज अ टीम या वी या फर्म्स के पर्सपेक्टिव से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से लिख रहे होते हैं, तो दैट इज वेरी बहुत अच्छा। इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर सिनेरियो को स्टार्ट कैसे कर रहे हो और आप इसको कंक्लूड कैसे कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
आप इसको स्टार्ट बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन देखो आप आपका जो रीडर है ना वो यूके बैठा हुआ है या किसी और कंट्री बैठा हुआ, आप जो सिनेरियोस डेवलप कर रहे हो, आप इंडिया में बैठे हो या आप पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में, आप इस कंट्री में हो, आप अपने हिसाब से डेवलप कर रहे हो। सो यू नीड टू प्रोवाइड सम कॉन्टेक्स्ट। आप अपने रीडर को, अपने एग्जामिनर को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे कि मैं आई वॉज वर्किंग इन ABC ऑर्गेनाइजेशन और मेरा आई वॉज वर्किंग एज अ CFO ऑफ द कंपनी एंड एज पार्ट ऑफ माई रोल आई नीड टू अप्रूव द बजट, और मैं बजट को अप्रूव करता था, और उसमें मैं मतलब भाई कोई भी सिनेरियो आपका जो भी आपका रोल है, आपके भी ब्रीफ सा जॉब डिस्क्रिप्शन, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट, ये हर सिनेरियोज में बात कर रहा हूँ, हर सिनेरियोज में आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एज पर द रिक्वायरमेंट आप उस सिनेरियो को एक्सप्लेन करोगे, और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप उसको कंक्लूड कैसे कर रहे हो। आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ओपन एंडेड उसको छोड़ दोगे, आप उसको प्रॉपर्ली कंक्लूड करना पड़ेगा कि आपने फाइनली जो आपकी फाइनल कंक्लूजन है वो कंक्लूजन क्या है आपका, ठीक है। इस सिनेरियो अगर आपने एक इशू को आइडेंटिफाई किया है तो आपने उसको आइडेंटिफाई करने के बाद अगर आप सारे प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हो और देन आप उसको बस अप्लाई करके आप छोड़ देते हो, तो वो कहता है नहीं भाई आपने सारे प्रोसीजर अप्लाई किए, तो देन यू नीड टू कंक्लूड कि मैंने फाइनली क्या एवेल्युएट, मैंने क्या आइडेंटिफाई किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे होते हैं वो प्रोसीजर्स तो एक्सप्लेन करते हैं, मैंने ये किया, लेकिन उसको कंक्लूड ही नहीं करते हो, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार्ट प्रॉपर्ली करो, इसको कंक्लूड प्रॉपर्ली करो। आपका रोल बहुत एक्टिव होना चाहिए, मिनिमम 500 वर्ड्स होने चाहिए, मैक्सिमम 600 वर्ड्स होने चाहिए, और आपका एक साल में आपके मैक्सिमम 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू फर्दर डिटेल, इसमें थोड़ी मैं मार्किंग स्कीम, क्योंकि अभी हम सिनेरियोज को एक्सप्लेन कर रहे हैं ओवरऑल, तो इसकी मैं मार्किंग स्कीम बता देता हूं। सो देयर आर टोटल 9 सिनेरियोज यू विल डेवलप, सो ईच सिनेरियो कैरीज 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स हैं, 10 10 10 10, तो ये बनते हैं टोटल 90 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हैं वो 100 है। 5 मार्क्स एलोकेटेड टू पार्ट 2। पार्ट 2 इज बेसिकली योर ब्रीफ समरी, एक ब्रीफ समरी होती पार्ट 2 में कि आप ईयर क्या है, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, और आपने रेफरेंस देना है कि आपका जो क्वेश्चंस आपने लिखे हैं वो किस ईयर से फॉल करते हैं, ठीक है। तो 5 मार्क्स एलोकेटेड टू कि आपका एक ओवरऑल जो समरी है, एम्प्लॉयमेंट समरी, उसके दिए जाते हैं। और 5 मार्क्स जो स्टूडेंट नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया पाकिस्तान में या इस एरिया में बहुत ज्यादा स्टूडेंट लैग करते हैं, ग्रामर और इंग्लिश के इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर वो 5 मार्क्स वो इसको एलोकेट करते हैं, ठीक है। और टोटल 100 मार्क्स मिनिमम जो इसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 55 से 60 होते हैं, ठीक है। अगर आप एक सिनेरियो में आपको सारे के सारे सिनेरियोज आपको आइडियल सिचुएशन में पास करने हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिनेरियो में फेल हो जाते हो और आपके मार्क्स 55 से 60 के दरमियान में है, तो यू विल कंसिडर्ड एज पास, ठीक है, एक सिनेरियो अगर आपका फेल होता है। लेकिन अगर आपके एक से ज्यादा सिनेरियो फेल हो जाते हैं और आप 59 पे हो या 58 पे हो, इवन देन यू विल कंसिडर्ड एज अ फेल, ठीक है। और अगर आपके 60 प्लस मार्क्स हैं, एग्रीगेट जो आपके मार्क्स 60 हैं, लेकिन आप 2 क्वेश्चंस में फेल हो गए हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो इन शॉर्ट में इसको अगर समराइज करूं, आपको मिनिमम मार्क्स जो लेने हैं वो 60 ही लेने हैं, ठीक है, मिनिमम, आप रिस्क नहीं लो, ठीक है। तो आप अटेम्प्ट जो करोगे, कोशिश तो जारी बात है आप 100 की करोगे, तो मेरे हर सेशन में मेरे स्टूडेंट स्टॉप भी करते हैं, ठीक है। 90 मार्क्स, 92, 91, 89, मेरे हर सेशन में स्टूडेंट्स के मार्क्स आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा मैंने आपको मार्किंग स्कीम बता दिया। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1.1 पे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बोलिए। 3 क्वेश्चन है मेरे अभी तक के, अच्छा, हम डिटेल में जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि जब मैं पहले आपने बताया कि पिछले 5 सालों में से 1 साल को उठाकर 2 क्वेश्चन में मैक्सिमम कवर कर सकते, तो ये कोई क्राइटेरिया है, यानी 5 साल में से मुझे हर साल कुछ ना कुछ उठाना है, यानी हर साल को टच करना है और 1 साल को 2 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना, ये क्राइटेरिया है? हाँ, ये क्राइटेरिया है। और ये जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, पार्ट 2 जो आप अपनी समरी देते हो, ठीक है, जो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट समरी में 4 कॉलम्स होते हैं। पहला आपका होता है ईयर, दूसरा आपका रोल, तीसरा आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, और चौथा जो कॉलम, 4th कॉलम होता है वो आता है रेफरेंस का, कि आपने जो क्वेश्चंस ऊपर किए हैं वो 1 साल में कितने क्वेश्चंस आप रेफर कर रहे हो। तो अगर आप 1 साल में 3 रेफर कर रहे हो या 4 कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके 5 में से मार्क्स कट जाएंगे, आपको 5 नहीं मिलेंगे, आपको 3 मिलेंगे या 2 मिलेंगे, वो फिर एग्जामिनर डिसाइड करता है इसके ऊपर।
सो इट इज आर क्राइटेरिया, इसमें आप वो नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि जब जाहिर सी बात है कि हमारा नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल एस्पेक्ट भी होते हैं, जिसके अंदर मैं उसका रेफरेंस अगर दूं और मेरे एम्प्लॉयर का रेफरेंस भी नीचे दिया हुआ है तो कुछ चीज पब्लिक हो सकती है, तो इस डायलेमा को कैसे मैं डील करूंगा? अच्छा, इसमें ऑक्सफोर्ड बुक्स आईसीडब्ल्यू की जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो कि आईसीडब्ल्यू इज अ वेल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सो दे आर वेरी केयरफुल अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी और सब कुछ। लेकिन इसमें ऑप्शन ये भी है कि यू कैन मेंशन क्लाइंट ए, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यू कैन मेंशन ए बी सी एक्स वाई जी, आप उसको ए बी सी एक्स वाई जी करके लिख सकते हो। देयर इज नो सच कि आप उसमें कुछ लिख नहीं, आप इस तरह भी लिख सकते हो, इट इज नॉट अ बिग इशू, आप कर सकते हो, इट इज अलाउड। ठीक है, यानी एम्प्लॉयर का नाम डिस्क्लोज करना मैंडेटरी नहीं है? नहीं, मैंडेटरी नहीं। ओके, अच्छा, उसके अलावा अच्छा, ये तो आपने खैर मार्किंग और सब चीजें क्लियर कर दी। जब मैं उसको सिनेरियो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और भले वो आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड हो, एनालिसिस रिलेटेड हो, तो उस टाइम कभी कभार क्या होता है कि उस नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर जो है कभी मतलब कभी कभार 500 वर्ड कम भी पढ़ सकते हैं, 500 से 600 वर्ड। कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर आपने स्टैंडर्ड के रेफरेंस और इस तरह की चीजें करनी होती है, तो बहुत मतलब मुझे कम लग रहे हैं ये लिमिटेशन। तो इसमें ये तो नहीं है कि अगर मैं एक्सप्लेन करने निकलूं ज्यादा तो कहीं मुझे चैलेंज आए या बहुत ज्यादा कोई रिडक्शन हो इस वजह से? देखें, एक जो उनकी रिकमेंडेड गाइडलाइंस होती है उसमें आपने ज्यादा कोई से अगर आप इवन स्टैंडर्ड की भी रिक्वायरमेंट लिख रहे हो तो यू नीड टू समराइज इट इन योर ओन वर्ड्स। आप लॉन्ग पैरास कॉपी नहीं करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको ये इशू आ रहा है, देखो इसमें जो मेंटोर नॉर्मली बड़ा हेल्पफुल होता है सारे सिनेरियो में, आपको मेंटोर हेल्पफुल आपको इस तरह करता है, आपको बता देता है कि आपने क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है, what specific points you can cover। फॉर एग्जांपल आप एक इशू को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप क्या आप फॉर एग्जांपल आपने इशू आइडेंटिफाई करने के लिए आपने मैनेजमेंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लिए, आप वो देख सकते हो। आपने कोई इंटरनेट से कोई एक्ट था या कोई भी डॉक्यूमेंट था या कोई भी एक डॉक्यूमेंट था, लीगल डॉक्यूमेंट था, कुछ भी था, वो आपने डाउनलोड कर लिया, पब्लिक डॉक्यूमेंट को डाउनलोड आपने उसका रेफर कर दिया। फिर आपने कुछ ऑनलाइन कुछ ट्रेनिंग थी या ऑनलाइन को मटेरियल अवेलेबल था, उसको रेफर कर लिया। आपने कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट को कंसल्ट कर लिया, ठीक है। उसमें ये ऑप्शन आप मतलब ये आपको मेंटोर जो है ना वो फिर आपको टिप्स में दे देता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। इसमें थोड़ा सा यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो रोल ऑफ मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेंस कि स्टूडेंट जो मेरे पास आते हैं, मेरे पास माशाल्लाह ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 60 के पास है, ठीक है। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट मेंटोर किया जो EY के पार्टनर्स हैं ग्लोबल, ठीक है, KPMG के पार्टनर्स है, PwC के पार्टनर्स है, डायरेक्टर है, सीनियर मैनेजर है, मतलब मेरे बहुत स्टूडेंट इस तरह के हैं। सो दे आर वेरी एक्सपर्ट इन देयर उनका जो एक्सपीरियंस, उसको कोई नहीं कुछ मैं उसको वो नहीं कमेंट कर सकता कि उनका एक्सपीरियंस या वो, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर वे में एक्सप्लेन करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता तो है लेकिन आपने उसको लिखना कैसे है, एग्जामिनर को समझाना कैसे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एग्जामिनर है जो आपका डॉक्यूमेंट रिव्यू कर रहा है वो टोटली ब्लाइंड है, उसको कुछ नहीं पता, ना उसको आपके क्लाइंट का पता है, ना आपको उसकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पता, उसको कुछ नहीं पता। तो आपने उसको बिल्कुल स्टार्ट से उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि आपने सिनेरियो को बिल्कुल पहले एक बैकग्राउंड देना है, उसको कॉन्टेक्स्ट देना है, फिर आपने स्टेप्स बताने हैं, आपने किस तरह उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, फिर आपने क्या स्टेप उसमें लिए, क्या क्या आपका रोल, आपने किस तरह पहला क्या आपने काम किया, फिर सेकंड क्या आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया, थर्ड प्रॉपर्ली आपने उसको एक्सप्लेन करके देन आप कंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। तो आपको आप ये जब करने, अच्छा मेरे पास ये बड़ा फनी होता है बादवा, जब स्टूडेंट स्टार्ट में आते हैं, सर मेरे पास बहुत अच्छे सिनेरियोज हैं लेकिन मैं 500 वर्ड्स में किस तरह लिखूंगा, मुझसे नहीं, मैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा तो मैं ऑडिट फॉर्म में रहा हूँ, लेकिन मेरा जो ज्यादा बार मैं एक्सेल में बहुत एक्सपर्ट हूँ, वर्ड में मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ अच्छा चलो कोई मसला नहीं, आप मेरे साथ आओ, जब मैं उनको पॉइंट्स बताता हूँ ना, तो एंड पे उनको ये मसला हो जाता है, सर अब हम वर्ड्स को रिड्यूस कैसे करें ठीक है, ये भी मसला हो जाता है, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स बता दिए जाते हैं कि यार देखो आप एक एक्सपीरियंस, आपका एक एक्सपीरियंस है, लेकिन बीइंग अ मेंटोर आपको मेंटोर कुछ पॉइंट्स ऐसे बता देगा जो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करेंगे। आप यहाँ से वर्ड्स को इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से आप वर्ड्स को डिक्रीज कर सकते हो। सो इस तरह आपको मेंटोर ज्यादा हेल्पफुल आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप उसको मैनेज करोगे वर्ड काउंट। सही है। अब डिटेल की तरफ जाने से पहले मेरा एक और सवाल ये था
कि वो लोग जो कि बिजनेस की तरफ मूव कर चुके हैं, वो पिछले 5 साल के अंदर, हो सकता है कि 2 या 3 साल और पूरे 5 साल उन्होंने बिजनेस साइड पे चले गए और वो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर क्या वो एग्जाम अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते एचडब्ल्यू का? नहीं, वो कर सकते हैं, देखें वो कर सकते हैं, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी, अगर आप एक्टिव मेंबर, फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस, हाँ तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, आपके उस सिनेरियो में ना थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल एक इसके इशू ये भी आता है कि कैरियर ब्रेक, फीमेल्स का बहुत होता है कि मेरी कैरियर ब्रेक 3 साल तो मैंने जॉब नहीं की, या तो उसमें आईसीडब्ल्यू आपको थोड़ा सा एक लेवरेज ये देता है कि आप अपने 5 साल को, फॉर एग्जांपल आप 3 साल आपके कवर नहीं थे तो आप 5 साल को 8 साल पे ले जाओ, ठीक है। आप 5 साल एक्सप्लेन नहीं करो अपने लास्ट 5 इयर्स के, आप 8 इयर्स तक ले जाओ, ओके। आप अपने उस रोल में, जी सॉरी जी, अच्छा, तो आप उसको कर सकते अगर, और इवन इफ यू स्टार्टेड योर ओन बिजनेस, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर बात है आपके जो बिजनेस है उसमें फाइनेंस के भी, ऑडिट के भी इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इस तरह के होते हैं, तो वो मेंटोर, फिर आपको मैं बीइंग अ मेंटोर उनको गाइड कर देता हूं कि इस तरह के सिनेरियोज आप बना सकते हो। ठीक है, चलें जी, तो आप प्रोसीड करें, कोई मसला नहीं, डिटेल की तरफ। अच्छा हम आपने जो आप जो क्वेश्चन डिस्कस किया, आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आपका मैं बिल्कुल समझ गया। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लोग कमेंट में पूछ रहे हैं, जैसे एक साहब ने अभी पूछा, अदनान अरशद ने, फॉर एन ICAP मेंबर हु इज आल्सो एन ACCA मेंबर, विल देयर बी एनी एडिशनल बेनिफिट ऑफ ICAEW? ये ऑलरेडी 2 बॉडी के मेंबर हैं, और अब जाहिर सी बात है कि तीसरी बॉडी के मेंबर का मतलब है कि एडिशनल मेंबरशिप फी फॉर थर्ड बॉडी। तो जरा प्लीज क्विकली अगर आप इसका बताएं। अरे देखिए, इसमें ये 100% ना स्टूडेंट का एक अपना एक आपका कैरियर गोल क्या है, आपके प्लान फ्यूचर में क्या है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। एम्प्लॉयर प्रोस्पेक्टिव से तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज्यादा मेंबरशिप लेने का आपको कोई ज्यादा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट होगा, अनलेस कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप यूरोप साइड पे मूव करना चाह रहे हो और आप वहां आपकी कोई ICW की स्पेसिफिक कोई अगर आप समझते हो, ठीक है, एम्प्लॉयर की डिमांड है, देन यू कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज इतनी ज्यादा मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता। मेरे पास वो स्टूडेंट आते हैं, मैं पूछता हूँ आप सबसे पहले क्वेश्चन था आप क्यों करना चाह रहे हो, तो देन आई कैन गाइड। अगर आप, मैं बहुत स्टूडेंट को मना भी कर देता हूँ, भाई आपको क्या जरूरत है करने की, आप ऑलरेडी यूके में सेटल्ड हो और आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो ACCA और मतलब अगर आप हो, अनलेस के आपका कोई वो हो, तो आप यू कैन कैरी सेम, कोई मसला नहीं है, सेम उस क्वालिफिकेशन को ही कैरी फॉरवर्ड करें। सही है। उमैर स्वाले का सवाल है कि माय क्वेश्चन इज दैट द ICAP पाथवे सर्टिफिकेट गेट्स एनी एडिशनल पॉइंट्स व्हेन अप्लाइंग फॉर इमिग्रेशन? मुझे नहीं लगता कि आपको पता होगा इस बारे में, लेकिन फिर भी नहीं, मैं बता देता हूँ। मेरे पास स्टूडेंट जब आते हैं तो आपको कोई एडिशनल पॉइंट्स नहीं मिलते, और आप कीप इट वेरी क्लियर कि आप अगर ICW के मेंबर बनते हो तो आपको बीइंग एन ICW कहीं और आपको कोई फॉर एग्जांपल एग्जेम्पशंस लेते हो तो वो आपको कोई एग्जेम्पशन या कुछ वो आपको नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। एग्जेम्पशन के कोई आपको वो फायदा नहीं होगा। इमिग्रेशन के पर्सपेक्टिव से मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई होगा। ओके, चलिए बस लास्ट कमेंट है, ग्लैड टू सी यू डियर इनामुल हक टिल्लू साहब का, तो दैट्स इट एंड देन वी विल मूव टू जी माय अंकल। तो जी अच्छा। जी प्लीज आप कंटिन्यू करें जी। अच्छा, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। बाकी तो आप एलिजिबल हो, फिर आप उसके लिए आप मोस्टली स्टूडेंट्स आर जो कि एलिजिबल होते हैं, तो वो देन द मेन क्वेश्चन कि आपने एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। सो देयर आर टोटल 5, जैसे मैंने शुरू में बताया, देयर आर टोटल 5 सेक्शंस, और हर सेक्शन में जो 4 सेक्शन उसमें 2 फर्दर क्वेश्चंस हैं। अच्छा, जो 1.1 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस इशू, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इसमें ये बताना है कि आपने उस इशू को आइडेंटिफाई कैसे किया, हाउ यू डिस्कवर्ड दैट इशू। इट इज नॉट दैट कि आपने उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको इंप्लीमेंट किया या उसको रेकमेंड किया या उसको सजेस्ट किया, आप उसकी आइडेंटिफिकेशन तक पहुंचे कैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वर्किंग इन ABC ऑर्गेनाइजेशन, और मेरे पास, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक रैंडम एग्जाम्पल। आई वॉज वर्किंग इन ABC ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें ये था कि मेरे पास एज पार्ट ऑफ माय रोल मेरे पास एक ये आया कि मेरे पास एक इनवॉइस आई, और मैंने देखा कि उसके ऊपर जो या कोई डॉक्यूमेंट आया, कोई कॉन्ट्रैक्ट आया, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर मैंने देखा कि यार कोई टैक्स रेट इसके ऊपर कोई डिफरेंट है, ठीक है।
सो मेरे कोलीग ने मेरे साथ शेयर किया और मैंने देखा कि इसमें कुछ टैक्स रेट का जो मुझे लगा कि ये टैक्स रेट ठीक नहीं है, ठीक है। देन यू डाउनलोडेड द फाइनेंस एक्ट, आपने डाउनलोड किया, आप उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स देखी, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने वो देखा, फिर आपने कुछ रेफरेंस मटेरियल था। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप एफबीआई के कोई स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन था, आपने उसको कंसल्ट किया, ठीक है। फिर आपने कोई उसको फर्दर एलैबोरेट, आपने फर्दर उसको रिकन्फर्म, आपने एक इशू प्रिलिमिनरी का आइडेंटिफाई किया और देन आपने रिकन्फर्म करने के लिए आपने किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट किया, ठीक है। या आपने किस तरह उसको फर्दर या आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई किए, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड देन यू फाइनली कंक्लूडेड कि ये मैंने इशू को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इशू को आइडेंटिफाई करें तो आपके जो जितने भी सिनेरियोज है, आपने इसमें बहुत ज्यादा एक अपने माइंड में रखना है, जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है आप उससे ज्यादा नहीं लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ये है कि आपने इशू को आइडेंटिफाई कैसे किया, योर फोकस इज ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इशू, यू विल नॉट टेल कि इसको रिकमेंड मैंने क्या किया या इसको रिजॉल्व कैसे किया। दैट इज नॉट द क्वेश्चन, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। ये जो स्टूडेंट नॉर्मली करते हैं, आपने कुछ इशू को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास आपके कुलीग ने आपके साथ एक बजट शेयर किया, आपने देखा कि उसमें बजट में कुछ अरिथमेटिकल एरर्स हैं, आपने ये देखा कि उस बजट में अरिथमेटिकल एरर्स के साथ कुछ ना कुछ जो डिपार्टमेंट हेड से फीडबैक नहीं लिया गया, ठीक है। ये आपने दूसरा इशू आइडेंटिफाई किया। तीसरा आपने ये देखा कि इसमें ना रिसेंटली हम एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने लिए, नेक्स्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने, सीनियर लेवल पे मैनेजमेंट लेवल पे बहुत मीटिंग्स हुई, आप उसमें प्रेजेंट थे और आपने देखा कि उसमें वो पूरा का एक एक्शन प्लान डिसाइड हुआ था, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट बजट पे आना था, वो नहीं था, ठीक है। फोर्थ आपने ये देखा कि उसमें कुछ अजम्पशंस ठीक नहीं थी, ठीक है। कोई फ्यूचर अजम्पशंस थी, कोई इंटरेस्ट रेट था, कोई आपका टैक्स रेट था, कोई आपका एक्सचेंज रेट था, इन्फ्लेशन थी, कुछ भी था, ठीक है, वो नहीं थी। तो आपने उस बजट को, आपने जब उसको आपके सामने वो बजट आया तो आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, आपने उसको डिटेल में एवेल्युएट करना शुरू कर दिया, आपने अपने पिछले 2-3 साल के बजट के साथ उसको कंपेयर किया, दैट इज वन एग्जांपल। आपने अपने जो डिपार्टमेंट, जो सीनियर मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स निकाले, आपने उस मिनट्स के साथ उसको कंपेयर किया, आपने ये देखा। फिर आपने कुछ एक्सेल फार्मूलाज या एक्सेल में आपने ये देखा कि उसकी कोई अरिथमेटिकल एरर्स आपने उसको देखे, ठीक है। इस तरह आपने उसको पूरा एवेल्युएट करने के बाद फाइनली यू कंक्लूडेड कि आई फाउंड दीज आर द 4 इश्यूज इन द बजट डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपने ये आइडेंटिफाई करने के बाद आपने अपनी सीनियर मैनेजमेंट के साथ शेयर कर दिया या अपने बॉस के साथ शेयर कर दिया, बात खत्म। स्टूडेंट का मसला क्या होता है, वो आपको सिर्फ कहता है कि आप आइडेंटिफाई करो, वो कहता है कि नहीं मैं आइडेंटिफाई नहीं, मैं आपको ठीक भी करके दूंगा बजट, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करके आपने मैनेजर को बता देना, अब वो जाने उनका क्या करना, आपने नहीं बताना, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप ये जो एग्जामिनेशन स्टूडेंट जब डॉक्यूमेंट स्टार्ट, जब ये लिखना शुरू करते हैं ना, तो वो दे ऑटोमेटिकली उनका जो ब्रेन है ना, वो क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो आप लिख रहे हो 5 साल पुराना लिख रहे हो, 4 साल पुराना लिख रहे हो, ऑटोमेटिकली वो एक इशू जब आपने आइडेंटिफाई किया होगा तो उसमें आपने कुछ डिलीवर भी किया होगा, कुछ एडवाइस भी दिया होगा, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने एडवाइस किया, सजेस्ट किया मैनेजमेंट को, लेकिन एग्जामिनर आपसे नहीं हो मांग रहा क्वेश्चन नंबर 1.1 और 1.2 में, वो कह रहा है बस आप आइडेंटिफाई करो और बात खत्म। उसके बाद मैनेजमेंट क्या करती है, दैट इज इररेलेवेंट इन 1.1 एंड 1.2, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो सिनेरियोज है ना, ये आपके देखो, कोई भी आप अपने ऑफिस में काम करते हैं उसके कुछ फेजेस होते हैं, एक होता है प्लानिंग फेज, आइडेंटिफाई फेज, एक होता है डायग्नोज फेज जिसको आप एग्जीक्यूशन फेज कहते हैं, ठीक है, और एक होता है डिलीवरी फेज। आइडेंटिफाई, डायग्नोज और डिलीवरी, ये जो आपका का पूरा एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है ना, ये इन 3 फेजेस में डिवाइड हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आइडेंटिफाई फेज में एग्जीक्यूशन भी डाल दो, ठीक है, और उसमें डिलीवरी भी डाल दो, तो वो नहीं एक्सेप्ट होगा। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, जो आपसे बात पूछी जा रही है आपने सिर्फ वहीं तक रहना है। जैसे ही आप वर्ड, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट को कहता हूं भाई 4.1 और 4.2 जिसमें आप एडवाइस देते हो, इसके अलावा आपने कहीं भी वर्ड रेकमेंडेड, सजेस्टेड, गाइडेड, ठीक है,
और तो मैंने मैनेजमेंट को ये कम्युनिकेट किया, ये बातें या कोई प्रेजेंटेशन दी, ये बात बिल्कुल नहीं करनी। क्यों? जैसे ही आप रेकमेंडेड लिखोगे, सजेस्टेड लिखोगे, आप ऑटोमेटिकली एडवाइस मोड में आ गए, तो स्ट्रेट अवे कहीं से आपके मार्क्स कटना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप शुरू में लिख रहे हो तो स्ट्रेट अवे आप फेल हो जाओगे, ठीक है? तो इट इज वेरी केयरफुल। आपका फोकस होना चाहिए हाउ यू आइडेंटिफाई एन इशू, ठीक है? हाउ यू आइडेंटिफाई मेजर इशू इन एन ऑडिट, हाउ यू आइडेंटिफाई अंडरलाइंग कॉज ऑफ लो प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है? प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम होगी, ठीक है? कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स क्यों आ गए, ठीक है? गोइंग कंसर्न्स का कोई इशू आ गया, ठीक है? कोई वर्किंग कैपिटल, एकदम कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, एकदम कुछ हुआ, तो आप आइडेंटिफाई करो क्या हुआ, बेसिकली क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या हुआ। आप सो योर टोन इज आइडेंटिफिकेशन। तो 1.1 और 1.2 में आप इसको फोकस करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इशू, ठीक है? इसमें अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, टोटल 9 के 9 जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फॉर एवरीवन। ये सब कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन सेम है। आंसर्स हर स्टूडेंट का आंसर्स मैच कर ही नहीं सकता। क्यों? जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपका कभी एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। आपका एक्सपीरियंस कुछ हद तक हम मैच कर सकते हैं, लेकिन हम क्लाइंट नहीं मैच कर सकते। हम अपना बिल्कुल A to Z सब कुछ मैच नहीं करना, बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो आपकी एक अपनी अप्रोच होगी उसको आइडेंटिफाई करने की, मेरी एक अपनी अप्रोच है। तो एग्जामिनर इसलिए आपको ये देख रहा होता है कि आप किस तरह उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है? और ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो मेजर स्टूडेंट में आती है, जो जब मेरे पास आते हैं, सर वो ये समझते हैं इट इज अ टेक्निकल एग्जाम। नो, इट इज नॉट अ टेक्निकल एग्जाम। ये टेक्निकल एग्जाम नहीं है। दे आर नॉट चेकिंग योर टेक्निकल नॉलेज। वो आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं चेक कर रहे, सिवाय एक क्वेश्चन के जो कि है 2.1। इसमें वो कहते हैं कि आप टेक्निकल नॉलेज और बिजनेस नॉलेज अप्लाई करो। इसके अलावा वो किसी भी सिनेरियो में नहीं कहते कि आपने टेक्निकल नॉलेज, आप अगर टेक्निकल नॉलेज अगर लिखोगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा मुझे नबील आप बताते हो टाइम का कोई है थोड़ा सा, मुझे नहीं, बिल्कुल आप कंटिन्यू करें कोई मसला तो नहीं है ना? अच्छा, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इशू, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के कंफ्यूजन होती हैं। आई सीन के बहुत से स्टूडेंट इसको देख भी रहे हैं। तो फ्यूचर में भी कोई गाइडेंस चाहिए हो तो यू कैन शेयर माय कांटेक्ट डिटेल, मेरी वेबसाइट वगैरह सब कुछ आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो उसमें मैं गाइड कर दूंगा। लेकिन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टूडेंट को ये कुछ बेसिक पॉइंट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। इट इज नॉट अ टेक्निकल एग्जाम। ये टेक्निकल एग्जाम नहीं है भाई, ठीक है? आप भी देखो ना, अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको माशाल्लाह क्वालिफाई 10-12 साल, मुझे तो 2007 में मैं क्वालिफाई हुआ था, ठीक है? तो मुझे अब इतने साल हो गए हैं। अब आपस की बात है, बहुत सी ये हो सकता है कि मुझे कोई स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, अब मुझे एक आइडिया तो, लेकिन उसकी टेक्निकल डिटेल मुझे आज की डेट में इतनी ज्यादा याद नहीं होगी अगर मैंने उसको पिछले 10-12 साल में नहीं यूज किया, ठीक है? सो इट इज नॉर्मल, ये कोई ऐसा नहीं है। तो ICW टोटली अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए वो आपको कहता है एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट। इसको वो कहता ही इस डॉक्यूमेंट का कि आपकी एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस का एग्जामिनेशन है, आपके टेक्निकल नॉलेज का नहीं है। देखो, आपका इंस्टीट्यूट ने आपको मेंबरशिप दे दी, आप एक वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हो तो इट मींस कि आप टेक्निकली साउंड हो, तभी तो आप काम कर रहे हो, तभी तो आप, तो दे कांट जज योर टेक्निकल नॉलेज। और बाय द वे, जब आपका एक्सपीरियंस जो मिनिमम 8 साल का कोई भी मेंबर अप्लाई करता है तो आपका 3 इयर्स आपका आर्टिकल्स होते हैं, 5 साल पोस्ट मेंबरशिप, तो आपका मिनिमम 8 साल का तो एक्सपीरियंस है। तो 8 साल का जो एक्सपीरियंस हो जाता है ना, वो नॉर्मली बड़ा एक स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस होता है। तो उसको एक मेंटोर यूके में बैठा हुआ उसको टेक्निकली उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? सो दैट्स व्हाई, इसलिए वो ये फोकस करते हैं कि आप इसकी अप्रोच पे बात करो। आपने इशू को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या स्टेप्स लिए, आपने इशू क्या आइडेंटिफाई किया, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, दैट इज द क्वेश्चन, हाउ, ठीक है? नॉट व्हाट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ओके। और इसमें आप जब आइडेंटिफिकेशन करते हो तो उसमें आपने डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल की इवैल्यूएशन में नहीं जाना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। इसको ब्रॉडली आइडेंटिफाई, एक ब्रॉडली प्रोस्पेक्टिव में कवर करोगे, ठीक है? आप उसके लिए मैनेजमेंट से मीटिंग कर भी सकते हो, आप मैनेजमेंट से मीटिंग किए बगैर भी कर सकते हो इसको, ठीक है? डेस्क रिव्यू जिसे हम कहते हैं,
आप डेस्क रिव्यू की बेस पे भी 1.1 1.2 100% आप कंप्लीट कर सकते हो। नो नीड कि आप मैनेजमेंट से मिलो, उनसे डॉक्यूमेंट्स लो, कुछ ऐसा करो। बहुत से सिनेरियोज मेरे स्टूडेंट जिस तरह मैं गाइड कर रहा था तो वो मैं गाइड करता हूँ उनको, ठीक है। देखो ना, हर स्टूडेंट का एक, आप ये सोचो ना, मेरे पास अब हर तरह का वैरायटी आती है स्टूडेंट की, तो मेरे पास हर तरह का एक स्टूडेंट आ रहा होता है। कोई ऐसा स्टूडेंट आ रहा है जो पिछले 10 साल से ऑयल एंड गैस के डिपार्टमेंट में है, उसकी पोजीशन एक ही है, तो वो एक ही काम कर रहा है पिछले 10 साल से। तो उसको मैं ये नहीं कह सकता कि आप कोई ऐसा सिनेरियो लिखो जिसमें कोई ऑडिट, जो एक नॉर्मल ऑडिट फॉर्म में कोई होता है या टैक्स फॉर्म में या इस तरह, वो सिनेरियो वो डेवलप, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर उसकी जब मैं सीवी देखता हूं तो उसी सीवी में से ही मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि भाई उसके साथ उसको डिस्कस करता हूं कि भाई इस तरह का आप इशू डेवलप कर सकते हो, उसको मैं गाइड कर देता हूं, ठीक है। तो इसमें जो रोल ऑफ मेंटोर होता है ना, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर स्टूडेंट इसको अपने तरह से ले रहा होता है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट, अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि ICW ने इसके ऊपर कुछ 5 सैंपल्स भी दिए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, लेकिन अब वो 5 सैंपल्स शायद आपके लिए वो रेलिवेंट हो, मेरे लिए शायद रेलिवेंट ना हो, या एक तीसरे स्टूडेंट के लिए बिल्कुल इररेलिवेंट हो, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। उस सिनेरियो में वो क्या करेगा, ठीक है। इसमें एक पहले होता था कि ICW ने ना एक स्टार्ट किया था पहले, कि वो आपका ना एक रिव्यू मीटिंग करते थे आपके साथ, आप कर सकते थे, अलाउ था, मतलब उन्होंने एक ऑप्शन दी हुई थी। लेकिन पिछले 1 साल से क्योंकि नंबर स्टूडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब उन्होंने वो अब वो नहीं करते, ठीक है। अब वो उन लोगों का सिर्फ करते हैं जो री अटेम्प्ट कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल पहले होता यह था कि आपने पूरा एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट लिख लिया, आप ICW के कोई कंसर्न है उनको शेयर करो, उनके साथ मीटिंग करो ऑनलाइन, उस मीटिंग में आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, उनसे फीडबैक ले लो। इट वाज पॉसिबल अर्लियर, बट नाउ ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट ने जो करना है वो खुद ही करना है, ठीक है। ICW कुछ वीडियोस भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, ठीक है, वो भी अच्छी वीडियोस हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो कस्टमाइज नहीं होती। जो मेंटोर होता है वो तो आपको आपकी बात करता है ना। अब मेरे पास टैक्स का पर्सन आएगा तो मैं टैक्स की बात करूंगा उससे, ऑडिट का आएगा तो मैं ऑडिट की बात करूंगा, मैं उसको कोई और एग्जांपल्स देऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको मेंटोर। तो क्वेश्चन नंबर 1, आपने इशू को आइडेंटिफाई कैसे किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या स्टेप्स लिए आपने, ऑनलाइन आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे, लास्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स देखे, आपने डे कोई वर्किंग उसकी बनाई, आप ये कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ ऑनलाइन मटेरियल देखा, आपने कुछ डाउनलोड किया, आप किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट किया, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस आपके, जो आप एक एज अ प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज 1.1 एंड 1.2 अप्रोच सेम ही होगी। क्वेश्चन आपके जो सिनेरियोज होंगे वो दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। अगर कोई 1.1 और 1.2 पे कोई आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या किसी का है तो मुझे बताइएगा। नहीं प्लीज आप प्रोसीड करें क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 2 है, व्हाट इज पार्ट 2? पार्ट 2 इज बेसिकली एनालिसिस ऑफ द इशू। आप इशू को एनालाइज कर रहे हो। अच्छा, अब आप स्टूडेंट कहेगा, या आप कह सकते हो यार ये जो आइडेंटिफाई है और एनालिसिस में क्या फर्क है? आइडेंटिफाई में आप एक प्रिलिमिनरी बात करते हो, एक थोड़ी सी हाई लेवल बात कर रहे होते हो। एनालिसिस ऑफ इशू में आप डिटेल में जाते हो, उसकी डिटेल में उसका पूरा एक, जिसे कहते हैं ना, ऑपरेशन करते हो उसका, ठीक है, उसकी डिटेल में डेप्थ में जाते हो। फॉर एग्जाम्पल जो 2.1 है, 2.1 ये सिनेरियो है कि आप ये बताएं कि आपने टेक्निकल नॉलेज और बिजनेस नॉलेज कैसे अप्लाई किया एक सिनेरियो में। तो आप एक एग्जांपल ले सकते हो, कोई स्टैंडर्ड की एग्जांपल IFRS 15 की ले सकते हो, IFRS 9 की ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो आप ये लिख सकते हो कि 2.1 में कि आई वाज वर्किंग इन ABC ऑर्गेनाइजेशन और मैंने ये देखा कि उसमें ना ABC XYZ जो स्टैंडर्ड था उसकी नॉन कंप्लायंस थी, ये मैंने देखा। तो आप स्टैंडर्ड की 3-4 रिक्वायरमेंट्स लिख लोगे स्टार्ट में, 1 2 3 4, ये 4 स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट। आपने अपने आप को शो करना है कि आपका एक टेक्निकल नॉलेज है, आप उस टेक्निकल नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आप टेक्निकल नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो एक रियल सिचुएशन, ठीक है। तो आप 3-4 आप रिक्वायरमेंट्स लिखोगे स्टैंडर्ड्स की, और उसके बाद उसके ऊपर डिटेल में प्रोसीजर्स एक्सप्लेन करोगे कि आपने मैनेजमेंट से मिले, आपने डॉक्यूमेंटेशन ली, आपने वर्किंग बनाई, फाइनली ये सारा काम करने के बाद आपने कंक्लूड किया कि स्टैंडर्ड की इस रिक्वायरमेंट से वो मीट नहीं कर रहा, ठीक है। फिर आपने दूसरे स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ली, उसके पर्सपेक्टिव से एक डिफरेंट प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए। इसकी कोई ऐसे लिमिट नहीं है कि आपने 2 इश्यूज रखने हैं स्टैंडर्ड के या 3 रखने, इट इज अप टू यू, ठीक है। कोई टैक्स की एग्जांपल रख सकते हो, कोई टैक्स की रिक्वायरमेंट है, टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं मीट हो रही थी,
ठीक है, उसको आपने देखा, उसको टेक्निकली आपने अप्लाई करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन इन 2.1 इज कि आपने टेक्निकल नॉलेज को एक रियल सिचुएशन में कैसे अप्लाई किया। आपने टेक्निकल नॉलेज, जो आप एक टेक्निकल नॉलेज किसी स्टैंडर्ड का रख सकते हो, ठीक है, कोई IFRS का आ सकता है, कोई टैक्स का हो सकता है, कोई बिजनेस टेक ओवर के कुछ हो सकता है, कोई अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज को आपने अप्लाई करना है, तो इसका जो आसान, जो मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, आसान, आपने उस जो आपका जो टेक्निकल नॉलेज है जो भी है, उसके 2-3 रिक्वायरमेंट्स लिख लो, उन 2-3 रिक्वायरमेंट्स को आप अप्लाई कर दो, ठीक है, अपनी सिचुएशन में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर दो कि ये स्टैंडर्ड ये कह रहा है, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन, या आप अगर ऑडिटर हो तो उस जिसका आप ऑडिट कर रहे थे, जो भी आपका सिनेरियो था, वो ये नॉन कंप्लायंस हो रही थी। आपने वो नॉन कंप्लायंस कैसे आइडेंटिफाई की, आपने उसको पूरा का पूरा डिटेल प्रोसीजर्स लिखने हैं। पहले ऑडिट रिजर्वेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, आपने कैसे आपने उसको पहले क्या स्टेप किया, सेकंड क्या किया, फिर आपने इसमें डिटेल में जाना। आइडेंटिफाई में थोड़ा आप हाई लेवल बात करते हो, आइडेंटिफाई में थोड़ी हाई लेवल बात होती है, डायग्नोज में आप ये जो एनालिसिस ऑफ इश्यू, इसमें आप डिटेल में जा रहे हो, ठीक है। अगेन इसमें आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होगी, और अगेन इसमें आपने कोई एडवाइस नहीं देनी, आपने जस्ट उस इशू को आइडेंटिफाई, आपने जो एनालिसिस किया, आपने कुछ आपका आउटकम है, उसको आप अपनी मैनेजमेंट को या अपने क्लाइंट को, जिसको भी, आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया, बात खत्म। आपने ये नहीं बताना कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है, या इसको जस्टिफाई नहीं करना कि इसकी लॉजिक क्या थी या इसकी रीजंस क्या थी, आपका वो रोल नहीं है, आपसे वो पूछ ही नहीं रहा, ठीक है। सो 2.1 आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, थोड़ा सा अच्छा, इसमें मैं एंड पे थोड़ा बताऊंगा कि सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस कौन से, जो स्टूडेंट जरा जिसमें फंस जाते हैं नॉर्मली, वो मैं बताऊंगा। अच्छा, 2.2 है बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है ना, कि आपने कोई न्यूमेरिकल टेक्निक अप्लाई करना, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्निक से क्या मुराद है, कोई नेट प्रेजेंट वैल्यू, कोई आपने कोई फाइनेंशियल एनालिसिस, कोई हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, कोई वर्टिकल एनालिसिस, कोई डिस्काउंटेड कैश फ्लो, IRR, ठीक है, कोई ब्रेक इवन एनालिसिस, कोई सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है, इस तरह का कोई आपने कोई न्यूमेरिकल टेक्निक अप्लाई की है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप न्यूमेरिकल टेक्निक क्या अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड कि आप कोई भी सिनेरियो आप लेते हो कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ सिचुएशन कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, और आपने ये देखना है, आपकी मैनेजमेंट की तरफ से एक रिक्वायरमेंट आई कि आपने एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ आपने कुछ आप कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो, कुछ इस तरह की है, तो आपने थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हो, उसकी पोजीशन कैसी है, उसकी रेशियो एनालिसिस कर ली, इसकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी का क्या है, इसका 5 साल से ट्रेंड्स क्या आ रहा है, इसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, इसकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। तो आपने कोई न्यूमेरिकल टेक्निक अप्लाई करके उस सिचुएशन में पूरे के पूरे प्रोसेस पे एक्सप्लेन करना है कि आपने वो न्यूमेरिकल टेक्निक के लिए क्या डेटा लिया, किस तरह आपने इसको कैलकुलेट किया, और फाइनली किस तरह कंक्लूड किया कि भाई ये कंपनी इट इज अ गुड और नॉट गुड, और आपने बस न्यूमेरिकल टेक्निक को अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नॉर्मली स्टूडेंट ना उसमें वो पूरे के पूरे मॉडल्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, पूरा का पूरा टेबल बना देते हैं, वो परसेंटेज बता देते हैं, इस तरह की ये बात नहीं करनी। देखो, जैसे मैंने शुरू में कहा, इट इज नॉट अ टेक्निकल एग्जाम, वो आपकी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो आपकी अप्रोच को चेक कर रहा है। अगर आप न्यूमेरिकल टेक्निक ले रहे हो तो आपने स्टार्ट कैसे किया, आपने मैनेजमेंट से क्या डॉक्यूमेंट्स लिए, आपने अगर कुछ अजम्पशंस लिए हैं तो वो कैसे अजम्पशन ली, आपने कैलकुलेशन कैसे की, और आपने उससे क्या एक्सट्रैक्ट किया, और आपने फाइनली क्या कंक्लूड किया। ये जो मैंने न्यूमेरिकल मॉडल अप्लाई किया, इट शोज कि कंपनी अगले साल खत्म हो जाएगी, गोइंग कंसर्न इशू है। फॉर एग्जांपल, कंपनी बहुत अच्छा तो परफॉर्म कर रही है, लेकिन पिछले 1 साल में सिर्फ इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा हुआ है, उसे पिछले 3 सालों तक 1 साल में ऐसा क्या हुआ। तो आपने थोड़ा सा न्यूमेरिकल टेक्निक को अप्लाई करके अपनी देनी है, जजमेंट देनी है कि भाई इस जजमेंट की बेस पे आपने फाइनली क्या कंक्लूड किया, ठीक है, और आपका क्या फीडबैक है। अगेन इस पे आप कोई रिकमेंडेशन नहीं दोगे, कोई सजेशन नहीं दोगे, आप अपनी जो फीडबैक है, जो आपका आउटकम है, वो आप अपनी सीनियर मैनेजमेंट के साथ, अपने बॉस के साथ, वो डिपेंड करता है आपका रोल क्या, आपका सिनेरियो क्या है, आप उसको कंक्लूड करके आप इसको समराइज कर दो कि मैंने क्या फाइंड किया इस पूरी न्यूमेरिकल टेक्निक से, देन यू विल कंक्लूड दिस 2.1 2.2 सॉरी, ठीक है।
अच्छा, अभी थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मैं पहले जब शुरू में ना स्टूडेंट के साथ जब करता था ना सेशन, तो मैं इसी तरह करता था ना, तो वो मैं सिर्फ बोल रहा होता था, तो स्टूडेंट को थोड़ा समझ आ जाता था। लेकिन वो एक होता है ना, एक आपको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या एक पूरी एक स्लाइड्स चल रही हो, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो फिर उसके बाद मैंने पूरा जो भी मेरा स्टूडेंट आता है तो मैं उसके ना प्रॉपर्ली एक अपनी स्क्रीन शेयर करके एक स्टेप्स एक्सप्लेन करता हूँ, वन स्टेप। तो वो बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन इधर अगेन वो एक लिमिटेशन है इधर। चले, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आपकी जो प्रोफेशनल जजमेंट है, आपकी जो जजमेंट है ना, इसके ऊपर आपको कह रहा है 3 पॉइंट ये है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि यू नीड टू एक्सप्लेन अ सिनेरियो वेयर यू यूज्ड योर प्रोफेशनल जजमेंट इन चूजिंग 2 ऑप्शन। आपके पास 2 ऑप्शंस थे, तो आपने कहा कि ये ऑप्शन मैं ले लेता हूं। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि ये आपने ऑप्शन लिया, क्वेश्चन ये है कि आपने ऑप्शन क्यों लिया। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें जो बड़ी गलती होती है, उसमें स्टूडेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था और एक हमने ईआरपी पे जा रहे थे, ठीक है। तो मैंने उसमें डिसाइड करा था कौन सा ऑप्शन अच्छा है, तो मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस लिखा, उसके प्रोज बताए, ईआरपी का ये फायदा है, इसका ये नुकसान है, नॉर्मल जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करें उसका ये फायदा ये नुकसान है, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया और एंड पे मैंने बस ये कह दिया ईआरपी इज बेस्ट, दैट इज रॉन्ग अप्रोच। क्वेश्चन ये नहीं, ठीक है। आप होप यू एग्री विद मी, अगर एक ईआरपी है और एक नॉर्मल ईआरपी, अगर एक ऐसी कंपनी है, ये काफी छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बिल्कुल एक सिटी में है और उसमें लेट से 20 लोग हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक नॉर्मल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज सफिशिएंट, ठीक है। उनके लिए कोई ईआरपी की जरूरत नहीं, उनको क्या जरूरत। आल दो पूरी दुनिया जहां कहे उनको कि भाई इसके ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है उनको, ठीक है, क्योंकि उनका सिनेरियो ऐसा है। तो एग्जामिनर ये कहता है कि भाई आपके पास 2 ऑप्शंस थे, तो आपने कहा कि ईआरपी इज बेस्ट। क्यों कहा आपने बेस्ट? वो क्यों का आंसर चाहिए उसको, व्हाई। इसका आंसर ये है कि आप पहले ये बताओगे कि मेरे ये ऑप्शन थे, मेरी मैनेजमेंट, आई वाज वर्किंग इन एबीसी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पास एक सिचुएशन आई कि मुझे 2 ऑप्शन में से एक चूज करना था। आप इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ये इसके एडवांटेजेस है, ये लिमिटेशंस है, ये इसके एडवांटेजेस हैं ऑप्शन बी के और ये इसकी लिमिटेशंस है। आपने थोड़ा सा इसको 300 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया, खत्म। स्टूडेंट नॉर्मली यहाँ आंसर खत्म कर देते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आंसर ये स्टार्ट होता है कि भाई आपने ये क्यों चूज किया, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्यों चूज किया, दैट इज द। अच्छा, इसमें आपने ये बताना है कि ये अब जो मैं ऑप्शन देख रहा हूँ तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ, ये जो मेरा डिसीजन है ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ लाइन है, ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ लाइन है। हम लोगों ने रिसेंटली हम लोग ईआरपी ला रहे हैं, हम एक अपनी जो ब्रांचेस है, लेट्स से साउथ अफ्रीका में, हम यूरोप जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी एक्सपेंशन हो रही है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये ज्यादा हमें सपोर्ट करेगा, इसके टेक्निकल लोग हमें मिल जाएंगे, इसमें कुछ इश्यूज आएंगे तो हमें यूरोप से बंदा मिल जाएगा। लेकिन अगर हम कोई अपना हाउस जो एक विद इन ऑफिस हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ, तो क्या पता हमें एक्सपर्ट साउथ अफ्रीका में वो ना मिले। तो आपने उसको ये बताना कि ये जो ऑप्शन मैं चूज कर रहा हूँ कि ईआरपी क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि भाई हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ अलाइन है, विजन के साथ अलाइन है, हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी मैनेजमेंट के सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से बहुत इश्यूज आते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगा देते हैं, तो ये जो हम ऑप्शन कर रहे हैं ये हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, हम क्विक डिसीजन ले लेंगे इसकी वजह से, ठीक है। इसकी वजह से हमारा टाइम बच जाएगा, इसकी वजह से हमारी कॉस्ट बच जाएगी, इसकी वजह से। तो आपने थिंक ऑफ एक एज अ सीनियर पर्सन आपने लेना है कि भाई ये मैं अगर ये काम करूंगा तो आज से 5 साल बाद क्या फायदा होगा। थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात करनी है, ठीक है। जैसे आप आज की डेट में बहुत से लोग होंगे, हम आईसीडब्ल्यू कर रहे हैं तो वो 1 साल का नहीं सोच रहे, वो 5 साल का सोच रहे। अगर आप 6 महीने का सोचोगे ना तो आप कहोगे यार कोई फायदा नहीं आईसीडब्ल्यू, इतने ज्यादा पैसे भी लगा देंगे, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं 5 साल का फायदा है, मैं कहता हूँ मेरे लिए आईसीडब्ल्यू अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा है। आपके लिए क्यों अच्छा है? यार मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं तो यूरोप शिफ्ट हो रहा हूँ, तो यूरोप में तो बड़ी डिमांड है आईसीडब्ल्यू की, ये है वो है, एक्सेप्टेबिलिटी है, ये है, ठीक है। आप करो, आपके लिए सूट करता है। एक कहता है पता नहीं मैं तो यूएस जा रहा हूँ, अब यूएस में आईसीडब्ल्यू की उस तरह डिमांड नहीं है, वहां तो सीपीए है, ठीक है। तो ऑप्शन दोनों ही है, लेकिन एक बंदे के लिए सूटेबल है, एक बंदे के लिए सूटेबल नहीं है।
तो इसका मतलब है कि आप प्रोफेशनल जजमेंट बता रहे हो कि भाई ये जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ इसका उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से किस तरह इसको फायदा दे रही है, ये मेरी जजमेंट है। ये हमारी मतलब आप समझ रहे कि ये हमारे विजन के साथ अलाइन हो रही है, ये हमारी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन हो रही है, जो हमें जो मसले आ रहे हैं उसको ये एड्रेस कर रही है, हमें लॉन्ग टर्म बहुत फायदा देगी। तो इस पर्सपेक्टिव से आपका फोकस ये होगा। स्टूडेंट, जो मैंने शुरू में कहा कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट फेल होते हैं वो 3.1 में फेल होते हैं, सबसे ज्यादा। क्यों? उनको वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की बात करके वो खत्म कर देते हैं, हालांकि क्वेश्चन यहाँ एंड नहीं होता, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, आपने लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, इसका फायदा लॉन्ग रन में क्या है, उसको फोकस कर 3.1। ठीक है, और फाइनली आपने कंक्लूड करना है कि ये ऑप्शन इज बेस्ट, मतलब ये ऑप्शन इसलिए बेस्ट है कि ये इसकी ये वजह है। ठीक है, तो ये इस तरह आप इसको कंक्लूड करोगे 3.1। अच्छा, 3.2, दिस इज द सेकंड ट्रिकीएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा ट्रिकी जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दिखने में कुछ और है, आंसर में कुछ और है। ठीक है, मतलब एक पर्सन जो नॉर्मली पहली दफा ये पढ़ता है ना, तो वो थोड़ा सा उसको, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो थोड़ा सा इसको ना समझ नहीं पाता, शायद वो एक वर्डिंग का मसला है या जो भी है कह सकते हैं। इसमें वो ये कहता है एग्जामिनर कि आप अपना रीसेंट एक्सपीरियंस की बताओ, आपने प्रोफेशनल जजमेंट यूज की तो क्या प्योरिटीज यूज की। ठीक है, तो प्योरिटीज से क्या मतलब आप लेते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था और सडनली अनाउंस्ड हो गया, कोविड आ गया। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोविड आ गया और मुझे इंस्ट्रक्शन आ गई अपने हेड ऑफिस से, अपने ऑफिस से कि भाई आप सब लोग घर से काम करो, आप घर से इधर से बैठ के नहीं काम कर सकते, ऑफिस से बैठ से नहीं, वर्क फ्रॉम होम। आप एक ऑफिस में एक सीनियर मैनेजमेंट पे थे, आपके अंडर 20 लोग थे, पता चला जी 5 लोगों को तो कोविड हो गया। ठीक है, और 3 लोग अभी कोविड से रिकवर हुए हैं बट वो नहीं है, और इस तरह की सिचुएशन है। अब आप एक घर में अपने हो तो आपने कुछ काम को प्रायोरिटाइज करना है, तो आप क्या जजमेंट यूज करोगे कि यार मैंने पहले ये काम करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है और मैंने फोर्थ पे ये करना है। तो एग्जामिनर ये नहीं पूछा कि आपने प्रायोरिटाइज किया, ये नहीं क्वेश्चन, किस बेसिस पे किया, दैट इज द क्वेश्चन। उसकी अर्जेंसी थी, उसकी इंपॉर्टेंस थी, उसमें टेक्निकल रिस्क था, उसमें टेक्निकल थी, वो कंप्लायंस रिस्क था, उसमें रेपुटेशनल रिस्क था, वो डिपेंडेंस थी उसमें। ठीक है, इस वजह से उसको मैंने प्राइड, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें पेनल्टी पड़ जाएगी, अगर हम नहीं करेंगे हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अगर हम ये फॉर एग्जांपल हम ये सिनेरियो भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे कैश फ्लो के प्रॉब्लम थे, अब कैश फ्लो के प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे भाई। तो मैंने पहले ये देखना कि भाई जो मैंने कैश फ्लो उनको सेटल करना है जिसके ऊपर कोई पेनल्टीज हैं, गवर्नमेंट की कुछ हैं, मेरे पास कुछ पेमेंट्स हैं, या मैंने कुछ इस तरह के हैं जिसके ऊपर मुझे पेनल्टीज लग जाएंगी, या मेरी रेपुटेशन। तो आपने प्रायोरिटाइज करना है कि मैंने फर्स्ट टास्क ये प्रायोरिटाइज, फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने इसको दी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, और इसमें आपका जो फोकस होगा फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी, इसमें ये फोकस होगा क्यों किया, ये किस वजह से आपने कहा, ये अर्जेंट था इसलिए मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, या इंपॉर्टेंट था, या टेक्निकल था, ये इसके बगैर हमें रेपुटेशन। दूसरा टास्क था, बड़ा अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो अर्जेंट नहीं था, मेरे पास 20 दिन पड़े हुए थे, तो मैंने उसको मीडियम प्रायोरिटी दे। ठीक है, एक टास्क था वो इंपॉर्टेंट भी है लेकिन उसकी कोई अर्जेंसी नहीं है, उसके ऊपर कोई, फॉर एग्जांपल आपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी थी, कोविड आ गया तो आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते भाई, तो ठीक है, ये सारी दुनिया कहेगी अच्छी चीज है, सारा कुछ है, लेकिन अभी भाई इसकी कोई अर्जेंसी नहीं है, इसका कोई लीगल रिस्क नहीं है, इसका कोई कंप्लायंस रिस्क नहीं है, अगर नहीं करोगे तो कुछ क्यामत नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो आपने उसको लीस्ट प्रायोरिटी पे कर दिया, लेकिन आपने कोई टैक्स रिटर्न सबमिट करानी थी उसको आपने टॉप प्रायोरिटी पे दिया, कोई एसएससीपी की कंप्लायंस आपने उसको टैक्स, आप ये तो नहीं करोगे ना, मैंने की ट्रेनिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया और एसएससीपी की जो मैंने कुछ कंप्लायंस उसको मैंने लीस्ट प्रायोरिटी। तो एग्जामिनर पूछेगा क्यों, बेसिस क्या थी, तो आपने उस बेसिस को फोकस करना है, क्या बेसिस थी आपकी। ठीक है, किस वजह से आप उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो। 3.2 में इस तरह आप लेकर चलो। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको अब आगे लेके चलता हूँ, 4.1 एंड 4.2, थोड़ा सा टाइम आई थिंक। अच्छा, 4.1 और 4.2 में आपका फोकस होता है एडवाइस के ऊपर। अब मैंने जितनी भी बातें की उसमें मैंने कहीं भी ये बात नहीं की कि आपने क्या रेकमेंड किया, क्या सजेस्ट किया, क्या रोड मैप बताया, कहीं आप नहीं बात करोगे। 4.1 में आप बात ये करो कि मैंने उनको रेकमेंड क्या किया, सजेस्ट क्या किया। ठीक है,
तो आपका स्टार्टिंग ही यहीं से होगी। अच्छा, स्टूडेंट नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैंने एडवाइस देनी है तो अब पूरा का पूरा वो सिनेरियो फिर से बताना शुरू कर देते हैं कि मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया, मैंने एवेल्युएट कैसे किया, और फिर एडवाइस पे आते। नहीं, आपने सिनेरियो इस तरह का चूज करना है। एडवाइस से क्या मुराद है? एडवाइस से ये मुराद है कि आपने किसी कुछ लूपहोल्स देखे, कुछ इंटरनल कंट्रोल्स के इश्यूज थे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में इशू, तो आपने आइडेंटिफाई किया और बताया इस तरह कर लो इसको। एक ये, और दूसरा ये कि आपने किसी चीज को, किसी एस्पेक्ट को इंप्लीमेंट कर दिया। ईआरपी की इंप्लीमेंटेशन की, एचआर का सॉफ्टवेयर था, सप्लाई चेन से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर था, उसकी इंप्लीमेंटेशन कर दी, ठीक है, इस तरह की। तो एडवाइस दो तरह से हो सकती है, एक तो आप उनको सजेस्ट कर रहे हो, दूसरा या आप खुद इंप्लीमेंट कर रहे हो। दो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी आपसे जो रेलिवेंट है आप ले लो। इसमें जो ज्यादा फोकस होता है वो ये होता है कि आपने क्या एडवाइस किया। तो आप इस सिनेरियो में शुरू में 2-3 इश्यूज बता देते हो कि आई वाज वर्किंग इन एबीसी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी मैनेजमेंट को ये इशू आ रहे थे, ये 3 इश्यूज आ रहे थे। अब ये 3 इश्यूज के ऊपर मैंने मैं उस सीएफओ था या मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, जो भी था, उसमें मैंने उनको ये बताया कि भाई ये आपने कैसे रिजॉल्व करना है। तो मैंने उनको पूरी की पूरी, आपने उनको स्ट्रेटजी बतानी है, उसको पूरा का पूरा रोड मैप बताना है, पूरा का पूरा एक वे फॉरवर्ड बताना है कि भाई पहला आपने क्या स्टेप लेना है, किस तरह लेके चलना है। ईच एंड एवरीथिंग यू विल एक्सप्लेन इन दैट एस्पेक्ट कि भाई एडवाइस के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी उनको डेवलप करके दी, आपने खुद इंप्लीमेंट करना है या आपने उनको एडवाइस करना है, उसके ऊपर सजेशंस देनी है, उस सजेशंस के ऊपर आपने इंप्लीमेंट कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो किस तरह इंप्लीमेंट होंगी, आपने उसकी टाइमलाइंस डिफाइन करके दी, आपने ये डिफाइन करके दिया कि किस तरह ये होगा, इसका प्रोसेस ओनर क्या होगा, इसकी टाइमलाइंस क्या होंगी, इसकी क्रिटिकलिटी क्या है, इसको कितने टाइम तक हो जाना चाहिए, इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस में केपीआईज क्या होंगे। तो इस तरह का एक आपने एक नेचुरल ऑर्डर रख के उस पूरे के पूरे सिनेरियो को एक प्रोसेस वे में एक्सप्लेन करना है कि इस इशू, जो भी इशू है उसको एक्सप्लेन, इसको आपने किस तरह रिजॉल्व करना है, ठीक है। अब ये जो भी ये जो सिनेरियोज आते हैं, ठीक है, अब जाहिर सी बात है हर कैंडिडेट का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। तो फिर उसकी सीवी देखकर या उससे बात करके फिर उसको बताया जाता है कि यार आप इस तरह का सिनेरियो ज्यादा आपके लिए सूटेबल है। वो खुद बताता है, पहले उसको थोड़ा सा गाइडेंस दो ना, वो खुद बताता है कि अच्छा मैंने ये भी किया था, मैंने पहले तो उसके माइंड में कुछ सिनेरियो आ ही नहीं रहा होता, लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा एग्जांपल्स देते हो, उसको क्लैरिटी देते हो, तो ऑटोमेटिकली उसको एक आइडिया आ जाता है, अच्छा ये है, इसमें तो ये किया था, इसमें मैंने ये किया था। तो फिर उसके ऑटोमेटिकली उसको रिफाइन करके फिर मैं बता देता हूँ कि आपने किस तरह इसको लेके चलना, ठीक है। 4.1 एंड 4.2 बोथ आर सेम रिक्वायरमेंट है। जैसे 1.1 और 1.2 में रिक्वायरमेंट सेम है, सिनेरियोज डिफरेंट है। इसी तरह 4.1 और 4.2 में रिक्वायरमेंट सेम है, सिनेरियोज डिफरेंट है। एक में आप कुछ रेकमेंड कर दो और एक में आप कुछ इंप्लीमेंट कर दो। नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं ना, इंप्लीमेंटेशन वाले मोड में ज्यादा होते हैं हम लोग, ठीक है। जो सीएफओ है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हम लोग जरा ना इंप्लीमेंटेशन मोड में ज्यादा होते हैं। हम जब ज्यादा सीनियर हो जाते हैं तो हम रिकमेंडेशन वाले मोड में थोड़े कम होते हैं, ठीक है। तो आप उस तरह का सिनेरियोज डेवलप कर दो। इसमें आईसीडब्ल्यू के एग्जांपल्स भी हैं और मेंटोर भी आपको गाइड कर देता है। तो इसमें इस तरह आप डेवलपमेंट ऑफ एडवाइस 4.1 और 4.2 आप इस तरह कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो फाइनल है क्वेश्चन जो कि है अप्रोच टुवर्ड्स एथिकल इश्यूज, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी इन अ सेंस, ना आप इसमें आइडेंटिफाई करना है, ना आपने डायग्नोज करना है और ना ही आपने डिलीवर करना है। ये तीनों बात नहीं करनी। ना आपने इस इशू को आइडेंटिफाई करना है, ना आपने इसको डिटेल में इवैल्यूएट करना है, और ना ही आपने इसको बताना है कि आपने इसको डिलीवर कैसे। ये तीनों बात नहीं करनी। आपने ये बात करनी है कि आपने एक एथिकल इशू को डील कैसे किया। दैट इज द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, आई वाज वर्किंग इन एबीसी ऑर्गेनाइजेशन और मैंने देखा कि उसमें ना कुछ एक मेरे एम्प्लॉय थे, वो कुछ डिफरेंट मॉल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, ठीक है। कुछ अनएथिकल, कुछ बिल्स थे, कुछ इस तरह के कुछ फेक बिल थे, या इस तरह का कोई सिनेरियो आपने डेवलप कर। आपने उसको थोड़ा सा शुरू में आप पहले ये बताओगे, आपने उसको वर्बली एक्सप्लेन किया कि भाई ये इस तरह हो रहा है। आपने एक वर्बली एक्सप्लेन किया, फिर आपने जब उसने डिनाई कर दिया, फिर आपने कुछ एविडेंस लेके उसको एक्सप्लेन किया। जब आपने उसको सारा एक्सप्लेन किया कि भाई आप ठीक नहीं कर रहे हो, तो उसने
कहा यार ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, ये तो पिछले 6 महीने से या 1 साल से या 5 सालों से ऐसे ही होता आ रहा है। आपने कहा भाई पहले होता होगा, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने साइन करने, तो अब मैं नहीं ऐसा कर सकता। तो आपने उसको प्रोफेशनल वे में आपने पहले वर्बली बताया, फिर आपने कुछ एविडेंस देकर बताया, एक उसको गाइड किया, ठीक है। तीसरा उसने आपको कहा यार ये तो बड़ा नॉर्मल सी चीज है, तो आपने कहा नहीं भाई ये होती होगी, मैं बड़ा एथिकल बंदा हूँ, मैं तो प्रोफेशनलिज्म ये सारा कुछ है, मैं नहीं करता। फिर उसने आपको थ्रेट किया थ्रू वन ऑफ योर सीनियर, ठीक है। पता चला जी वो तो उसका जो आपका जो बॉस है उसका कोई रिलेटिव है, भाई है, इस तरह का उसका कोई रिलेशन है, उसने आपको फोर्स किया कि भाई इस तरह का इश्यू इसको रेज ना करो, इसका ये सब कुछ आप इसके ऊपर कमेंट ना करो, आप इसके ऊपर कुछ भी ना करो। तो आपने कहा नहीं मैं तो बड़ा एथिकल बंदा हूँ, मैं तो प्रोफेशनल हूँ और ये है वो। तो आपने इस पूरे सिनेरियो में एक अच्छे बच्चे की तरह ये बताना है कि यार मैं बड़ा एथिकल बंदा हूँ, एथिकल मैनर्स, मैंने इंटेग्रिटी कैसे शो की, मैंने होनेस्टी कैसे शो की, मैंने प्रोफेशनलिज्म कैसे शो किया, मैंने कोड ऑफ कंडक्ट कैसे शो किया, मैंने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कैसे शो किया, मैंने प्रोफेशनलिज्म कैसे शो किया, और फाइनली मैंने इसको मैटर को किसी भी प्रेशर में मैं नहीं आया और मैंने इसको कंक्लूड किया और मैंने रिपोर्ट किया, और अगर मैं ना करता तो मुझे आल तो कुछ बेनिफिट हो जाना था कुछ इस तरह का, लेकिन मैंने उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। तो एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड कि आपने डील कैसे किया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपने उसको आइडेंटिफाई, डायग्नोस या उसको इस तरह डिलीवर किया। सो दिस इज अबाउट एंटायर एग्जामिनेशन। थोड़ा सा मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन बट ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए तो नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका for joining us and sharing your knowledge and taking out time over the weekend is always difficult. तो ये वीडियो जो है जाहिर सी बात है सेव होगी रहेगी, and you can also share across among your students, especially जो इंडिया पाकिस्तान के हैं और मिडिल ईस्ट में जो इसी बैकग्राउंड से हैं, they can understand हिंदी और इंग्लिश, सॉरी हिंदी और उर्दू, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी, and I will be sharing that as well. And what I will be do, because you kept mentioning about sharing your screen, so what I will do is I will plan another session in English, or that we will do over YouTube and LinkedIn. इन दोनों में पैरेलल स्ट्रीम करेंगे हम इंशाल्लाह। तो वो मैं जैसी प्लान करता हूँ तो फिर मैं आपको रीच आउट करता हूँ इंशाल्लाह। It will be very good because क्योंकि जब ये मैंने पोस्ट शेयर की ना तो मुझे था आइडिया कि ये उर्दू में होगी, तो मेरे ज्यादा स्टूडेंट मेरे ये साउथ ये अफ्रीका साइड के बहुत ज्यादा, अफ्रीकन कंट्री बहुत ज्यादा है, मलेशिया ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे बहुत है, फिर पाकिस्तान इधर से भी है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रीम उधर भी है। तो उनका था कि ये इंग्लिश में क्यों नहीं है, तो मैंने कहा इंग्लिश में अभी फिर हम, तो ये मेरा प्लान है इंशाल्लाह, अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह आप नहीं इंशाल्लाह मैं प्लान करता हूँ जल्द। आई विल गेट बैक टू यू एंड वी विल स्ट्रीम इट ओवर लिंक्डइन एंड यूट्यूब, दोनों से करते हैं इंशाल्लाह, ताकि और जाहिर सी बात है कि आई हैव अराउंड 35,000 रीच देयर ऑन लिंक्डइन एज वेल, तो काफी अच्छा इंशाल्लाह सेशन होगा। तो हम इंशाल्लाह इसको जरूर प्लान करते हैं, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे जब भी हमें टाइम मिलता है। इसके लिए थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मेरे कुछ स्केड्यूल सेशन होते हैं वीकली बेसिस पर, टाइम भी वीकेंड पे मिलता है, तो वो इंशाल्लाह करते हैं। तो आई एम जस्ट टेकिंग योर कमिटमेंट, इंशाल्लाह वी विल डू दैट। ओके इंशाल्लाह। यू हैव एनी क्वेश्चन या किसी ऑडियंस किसी का व्यू का है क्वेश्चन? नहीं, सारे क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस करते हुए चले थे, मेरे भी और आपकी भी, तो कोई एंड में क्वेश्चन नहीं बचे, हम थ्रू आउट करेंगे। और हाँ, इस पे कमेंट्स में अक्सर लोग बाद में जो वीडियो देखते हैं वो पूछते हैं, तो वो आएंगे तो मैं भी शेयर कर रहा हूँ आपसे। आपको कुछ आते हैं क्वेश्चंस तो आप डायरेक्टली जो है रिप्लाई कर सकते हैं ऑन द सेम टाइम। एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मेरे पास बहुत दुनिया से स्टूडेंट आते हैं, लेकिन मैं सबको प्रॉपर मेंटरिंग नहीं कर सकता, फुल टाइम नहीं दे सकता ड्यू टू मैनी अदर कमिटमेंट। तो मैं, लेकिन जो गाइडेंस है वो मैं हर किसी को, बेशक वो मेरे पास फॉर्मल स्टूडेंट है या नहीं, मैं गाइडेंस दे देता हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है जहाँ मेरे पास ज्यादा टाइम होगा तो मेरे लिए वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर जनरल गाइडेंस टाइम आई एम ऑलवेज अवेलेबल। So my website is there, मेरा LinkedIn account, बाकी सब कुछ आप you can approach me anytime, और I am always available for your support। और अगर आप इस वीडियो को देखो, आप एक अंडरस्टैंड कर लो, और मैं आपको प्रॉपरली फ्यूचर में अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो I am always available for you। Thank you so much, it was very nice। Thank you so much। Have a nice day। Thank you।